अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपने भोजन बनाते हैं और उनका पोषण होता है। तो ऐसा नहीं है कि पौधों में केवल स्वपोषण ही होता है। अमरबेल ऐसा पौधा है जिसमें परपोषण होता है। मैंने इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि अमरबेल में परपोषण होता है। अमरबेल यानी लतर जो कि किसी पौधे पे लगा हुआ रहता है और अपना भोजन जो है उस पौधे से प्राप्त करता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, इसमें एक दो पॉइंट है जो आगे आपको समझ में आएगा, इसके लिए मैं इसकी चर्चा कर ले रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। एक टॉपिक है लवक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। इसकी चर्चा जरूरी है। लवक प्लास्टिड, लवक होता क्या है। तो लवक जो है पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है, जिसका खोज किया था अर्नस्ट हिकल। अर्नस्ट हिकल वैज्ञानिक थे जो लवक का खोज किए हुए थे। तो लवक जो है केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लवक के 3 प्रकार होते हैं। लवक के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला होता है अवर्णी लवक, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो जो अवर्णी लवक होता है जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये पौधों के जड़ों में, पेड़ पौधों की जड़ों में स्टार्च को संग्रहित करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह भोजन को संग्रहित करता है। अवर्णी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। लवक के 3 प्रकार होते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। तो अवर्णी लवक जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये पौधों की जड़ों में स्टार्च को संग्रहित करता है। इसका काम है जड़ों में स्टार्च को संग्रहित करना, ये काम है अवर्णी लवक का। दूसरा आता है वर्णी लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो फूल पाए जाते हैं उसके भिन्न भिन्न कलर होते हैं, भिन्न भिन्न रंग होते हैं। तो फूलों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करता कौन है, ये काम है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट का। यानी फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करना, फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करने का काम वर्णी लवक करते हैं। तीसरा आता है हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी की चर्चा हमको करनी थी प्रकाश संश्लेषण में। चूंकि ये लवक का प्रकार था तो मैंने पूरा बता दिया। तो हरित लवक का काम क्या होता है। हरित लवक जो पत्तियों को हरा रखता है, पहला काम हो गया इसका, पत्तियों को हरा रखना। और दूसरा काम होता है इसका
पौधों के लिए भोजन बनाना। भोजन बनाने में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो हरित लवक, तो ये तीनों जो है लवक के प्रकार है। पहला अवर्णी लवक हो गया लिकोपलस, जो जड़ों में स्टार्च को संग्रहित करता है। वर्णी लवक जो फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। तीसरा हो गया हरित लवक, जो पत्तियों को हरा रखता है और भोजन बनाने में सहायक होता है। तो हरित लवक को हम लोग जो है क्या कहा गया है, हरे पौधे का रसोईया घर भी इसे कहते हैं। हरे पौधे का रसोईया घर भी इसको कहा जाता है। हरित लवक को हरे पौधे का रसोईया घर भी कहते हैं। अब आते हैं एक टॉपिक, एक शब्द है पर्णहरित या क्लोरोफिल। ये होता क्या है? तो क्लोरोफिल जो है वो हरित लवक का भाग होता है। ये क्लोरोफिल हरित लवक का ही भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? वही काम होगा। क्योंकि ये हरित लवक का भाग है तो पत्तियों को हरा रखना, भोजन बनाना, इसका काम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल या पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो हम लोगों ने चर्चा किया लवक का। लवक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अवर्णी लवक जो पौधों की जड़ों में स्टार्च को संग्रहित करता है। वर्णी लवक जो फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। और तीसरा होता है हरित लवक जो पत्तियों को हरा रखता है और भोजन बनाने में सहायक होता है। और हरित लवक को हरे पौधे का रसोईया घर भी कहा जाता है। इसी हरित लवक का भाग होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसमें मुख्य जो पाया जाता है धातु मैग्नीशियम। आप लोग इसे याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, या पौधों को हरा कौन रखता है, पत्तियों को हरा कौन रखता है, पत्तियों को हरा रखने का काम क्लोरोफिल करता है। अब हम लोग आएंगे अब उस टॉपिक पे, प्रकाश संश्लेषण पे। तो प्रकाश संश्लेषण ये होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में होने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आमतौर पे इसे हम कह सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग सिस्टमेटिक परिभाषा है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन जो बनाते हैं उसके लिए पौधों को क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन में और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वहीं रात में उल्टा क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऐसा भी कहा गया है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो तो अलग बात हो गई, लेकिन ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आखिर दिन में पौधे CO2 ही क्यों लेते हैं? हम लोगों का है, मनुष्य या जंतु है, वो हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऐसा क्यों? सबका कारण इसी में निहित है। मैं इसकी चर्चा करूँगा आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले जो है पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की विधि करने के लिए उन्हें किन किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या क्या चाहिए कि उनका भोजन बन जाए। तो सबसे पहले चाहिए उनको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। फिर उन्हें चाहिए H2O यानी जल, पानी। पहला चाहिए उन्हें CO2, दूसरा चाहिए H2O और तीसरा चाहिए उन्हें सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। और चौथा है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, जिसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, क्लोरोफिल। ये 4 चीज होने पर ही पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड,
जल, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है। अब है फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पौधे अपना जो कच्ची सामग्री जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये उन्हें कहाँ से मिलता है। तो CO2 कहाँ मिलेगा, वायुमंडल में मिलेगा, वायुमंडल से प्राप्त करेंगे। जल उन्हें कहाँ से मिलेगा, मृदा से, मिट्टी से। जड़ों द्वारा जाइलम जो होता है पौधों में पाया जाता है वो जल को ऊपर की ओर भेजता है। तो मिट्टी से वो परासरण दाब द्वारा जल को अपनी ओर खींचते हैं जाइलम द्वारा। तो मिट्टी से वो जल की प्राप्ति कर लेते हैं। सनलाइट, सूरज का प्रकाश किससे मिलेगा, सूरज से मिलेगा। और क्लोरोफिल जो है उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। फिर क्वेश्चन हो गया कि ये कच्ची सामग्री भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल मृदा से प्राप्त करते हैं, सनलाइट सूरज से, और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। तो देखिए, चाहे पौधा हो या जंतु हो, सबके लिए जो मुख्य रूप से भोजन बनता है हम लोगों के अंदर भी या पौधे के अंदर भी, तो वो बनता है ग्लूकोज। तो पौधे बनाते हैं भोजन, वो भी ग्लूकोज ही बनाते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो पचता है वो भी ग्लूकोज ही बनता है मुख्य रूप से, तभी वो एनर्जी की प्राप्ति होगी। और ग्लूकोज नहीं बनता हमारी बॉडी में तो एनर्जी की प्राप्ति नहीं होगी। वो कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है श्वसन चैप्टर, उसमें उसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, चूंकि प्रकाश संश्लेषण किसी मरे हुए पेड़ या कटे हुए पेड़ में तो होगा नहीं, जो हरे पेड़ पौधे होंगे उसी में ना होगा। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O की सहायता से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सहायता से, इस दोनों की सहायता से, वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O की सहायता से तथा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वैसी प्रक्रिया, चूंकि प्रक्रिया ही हो रहा है ना, भोजन बनाने का प्रक्रिया उनका हो रहा है, तो हरे पेड़ पौधे ही बनाएंगे। बहुत आसान परिभाषा है। वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O की सहायता से तथा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार गौर से सुनिएगा आप लोग। वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O की सहायता से तथा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये रहा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। इसमें देखिए CO2 और H2O, इन दोनों की सहायता हो गई और इन दोनों का उपस्थिति हो गया। देखिए, तो इन दोनों की सहायता हो गई और इन दोनों की उपस्थिति हो गई। तो इनकी सहायता से, यानी CO2 और H2O की सहायता से सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यही है ग्लूकोज, C6H12O6। यही ग्लूकोज जो है हम लोगों की बॉडी में भी बनता है, हम लोग खाना खाते हैं, पेड़ पौधों में भी यही बनता है। अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, ग्लूकोज तो बन ही गया, इसके साथ साथ क्या बन रहा है, ये फिर से जल बन रहा है और ये क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो हम लोग फिर से देखेंगे, ये समीकरण हो गया, आप लोग हर हाल में इसे याद कर लीजिएगा।
6CO2 प्लस 12H2O, ये तो इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। सनलाइट पर क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ये तो प्रोसेस हो गया कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया कि ऐसे बनता है। अब यहाँ देखिए, मैंने चर्चा किया था कि आखिरकार पौधे जो है CO2 ही क्यों लेते हैं दिन में। बाय द वे देखिए, ग्लूकोज में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अगर बाय द वे पौधा अगर ऑक्सीजन लेता, मैंने देखिए सी को ढक लिया है, ऑक्सीजन लेता, तो ऑक्सीजन और जल मिलके इसमें कहीं कार्बन का अणु है नहीं है, क्या ग्लूकोज बन जाएगा? नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर पौधे भी हम लोगों की तरह ऑक्सीजन लेते थे, क्या उनका भोजन बनता? नहीं बनता। इसलिए वे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। अगर वो जल नहीं ले तो यहाँ जो हाइड्रोजन का 12 अणु है, बनता? नहीं बनता। तो ये दोनों रहना जरूरी, ये भी चाहिए, इन सब का अलग अलग काम है। मैं बताता हूँ ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका अणु पुराना है। ऑक्सीजन लेते तो नहीं बनता, जल नहीं लेंगे तभी नहीं बनेगा। सनलाइट का क्या काम होता है? तो सनलाइट जो है, जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ कि ये जो CO2 होता है, H2, मान लीजिए समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक तरह से इसमें चावल सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से चावल हो गया, एक तरह से सब्जी हो गई, मैं समझाने के लिए क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ये एक तरह गैस हो गया और ये हो गया चूल्हा। इसे चाहिए ना खाना बनाने के लिए, आप खिचड़ी बना लो या कुछ भी बना लो। तो खाना हमको खाना है तो चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो मुख्य अंग हो गया कि इसी को खाना है। अब इसको बनाने के लिए गैस भी चाहिए, जलावन चाहिए, और उस किस पे बनाएंगे हम? चूल्हा पे बनाएंगे। अब इसे समझिए। तो अच्छा ऐसा करेंगे क्या कि हमें बस चावल सब्जी है, जो चूल्हा नहीं है डायरेक्ट हम गैस पे चढ़ा दे, ऐसा होगा क्या? कह सकते हैं कि सर ठीक है, तो हमको एनर्जी तो मिल ही गया, तो क्लोरोफिल का क्या हो सकता है? तो अभी कैसा हुआ है क्या कि हम चावल सब्जी को गैस पे ही चढ़ा दे? पॉसिबल नहीं ना है। तो सबका क्या क्या फंक्शन है अभी मैंने बता दिया कि CO2 H2O अणु पुराते हैं ग्लूकोज के। अब सनलाइट देखिए, सनलाइट क्या करता है, सूर्य में जो है विकिरण ऊर्जा पाया जाता है, विकिरण ऊर्जा। सूर्य में क्या होता है, विकिरण ऊर्जा पाया जाता है। तो उस विकिरण ऊर्जा से पौधे डायरेक्टली खाना नहीं बना सकते। अब जैसे समझिए, अगर आपको पेट में कुछ दर्द है तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाइए या दांत के डॉक्टर के पास जाइएगा? पेट के पास ही जाइएगा डॉक्टर के पास। तो चूंकि ये विकिरण ऊर्जा यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो ये ऊर्जा इससे काम नहीं चलेगा। ये पूरा प्रक्रिया जो होता है ये होता है रासायनिक प्रक्रिया होता है। तो इस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है क्लोरोफिल यानी चूल्हा। गैस से हम तो गैस पे तो नहीं चढ़ा सकते हैं बर्तन, अपना चूल्हा पे चढ़ा सकते हैं, तो वहाँ इसका लैंप निकलता है। तो यहाँ समझिए इसको, अब इसको गैस चावल सब्जी छोड़िए, समझिए सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विकिरण ऊर्जा। उस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कौन करता है, क्लोरोफिल। इसको याद रखिएगा आप लोग, रासायनिक ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने का काम क्लोरोफिल करती है। अब यहाँ देखिए, अब हम आगे देखते हैं। ये जो समीकरण है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या हुआ, मतलब उत्पाद क्या क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या क्या हुआ, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव की तरह लिख भी सकते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या हुआ,
ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, तीनों चीज़ बन रहे हैं ना प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन अगर पूछा वहीं जाएगा कि मुख्य उत्पाद क्या है, क्या बनाना था जो बना है, तो वो होगा ग्लूकोज। उत्पाद में तीनों आ जाएगा। अब मुख्य उत्पाद जब पूछेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज। अब पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन। बहुत पूछता है क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन जो है किससे टूट के बना हुआ है, जल से। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन किससे टूट के बना हुआ है, जल से। ठीक है, तो मैंने यहाँ चर्चा किया चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। मुख्य उत्पाद ग्लूकोज। कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे टूट के बनता है, जल से। अब है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, या किस प्रक्रिया द्वारा बना रहता है, तो कौन सी प्रक्रिया है यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता रहता है हमें। CO2 लेती है पौधे और ऑक्सीजन छोड़ती है, तब तो हम लोग कहते हैं ना कि CO2 ले रही है, ऑक्सीजन छोड़ रही है। तो अगर ये प्रक्रिया न हो तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। अब फिर आता है, जैसे मैं यहाँ तो हो गया ना कि विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो क्लोरोफिल। सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विकिरण ऊर्जा। अब आगे देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो हरित लवक के किस भाग में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम ग्रेनम बोलते हैं, कहीं कहीं ग्रेना भी लिखा हुआ रहता है, इसको लोग याद कीजिएगा, ग्रेनम। अब आगे आता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है अधिक, सुबह में, शाम में, दोपहर में, कब होता है अधिक। तो आप लोग याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है सुबह में अधिक होता है, तब शाम में, तब सबसे कम दोपहर में होता है। ऐसा क्यों, इसके पहले जानिए आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में ज़्यादा होता है, तो वो होता है रेड कलर, लाल में, और सबसे कम होता है बैगनी में। क्यों, बताता हूँ। तो पहली बात कि प्रकाश संश्लेषण किस टाइम अधिक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है पहले होता कहाँ है, पत्तियों में होता है ना, यानी पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। पत्ती में नहीं रहता है क्लोरोफिल, तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, रंध्र, स्टोमेटा। तो आप लोग देखते होइएगा कि सुबह में पत्तियों पे जो है पानी की बूंदें लगी रहती है उस पे, तो पानी की बूंदें जो है अंदर जब प्रवेश करती है तो रंध्र जो है फूल जाता है, फूल जाता है। तो इस रंध्र मान लीजिए कि इस टाइप से वो है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब पानी इसमें घुसेगा ना तो ये फूल जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। तो अभी तो छोटा छिद्र था, बड़ा छिद्र हो गया। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड किस स्थिति में अधिक जाएगा अंदर, इसमें या इसमें, इसमें। यानी जब पानी जो है पत्ती के अंदर प्रवेश करती है तो प्रकाश संश्लेषण CO2 अधिक मात्रा में जाती है, जितना अधिक मात्रा में जाएगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। दोपहर में क्या होता है, पत्ती पे पानी लगा रहता है क्या, नहीं लगा रहता है, तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक, ना CO2 अधिक जाएगा ना प्रकाश संश्लेषण अधिक हो पाएगा। और चूँकि सुबह में ही प्रकाश कैसा रहता है, रेड रहता है ना, तो सुबह में प्रकाश रेड रहता है, चूँकि ये तो कारण है रंध्र के कारण फूलना खुलना, तो इसलिए जो है सुबह में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है और लाल कलर में अधिक होता है। अब ऐसा भी देखा, क्वेश्चन आता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, 10th लेवल पे तो नहीं, कि क्या प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है, नहीं, रात में भी होता है।
कोई कोई ऐसे जीव हैं जो रात में भी प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। वो कौन से जीव हैं? समुद्री शैवाल। शैवाल आप लोग जानते हो क्या? काई जो काई होता है जिसको हम शैवाल कहते हैं, वो समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल जो है रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि उन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, कम सूर्य मतलब कि लाइट की कम आवश्यकता होती है। तो ऐसे 10th में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 10th में आप लोग क्वेश्चन पूछेगा तो केवल दिन ही मारिएगा ऑप्शन में कि केवल दिन में होता है, लेकिन आप लोग आगे लेवल में रहिएगा तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं लास्ट में एक बार आप लोगों को इसका PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस चैप्टर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये खत्म हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जंतुओं में पोषण कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निदान हम करेंगे। जहाँ समझ में नहीं आया होगा समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू।